डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे, ये नेक्स्ट कंट्री है इक्वेटर पर। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री आपको मिलेगा युगांडा, इक्वेटर पर पड़ने वाला देश युगांडा। नेक्स्ट देश है केन्या और लास्ट है सोमालिया। ये अफ्रीकी देश हैं जो इक्वेटर पर पड़ते हैं। तो उन अफ्रीकी देशों का नाम आपको याद रखना है जो इक्वेटर पर पड़ रहे हैं। एक बार फिर मिला लें, गैबन, कांगो, कांगो जायरे, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें। नेक्स्ट हेडिंग, मकर रेखा पर पड़ने वाले अफ्रीकी देश। मकर रेखा पर पड़ने वाले अफ्रीकी देश, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा पर पड़ने वाला पहला देश अफ्रीका का पश्चिम से पूर्व क्रम में चलेंगे तो पहला देश होता है नामीबिया। पहला देश है नामीबिया। उसके बाद नामीबिया नेक्स्ट देश है बोत्सवाना। मकर रेखा पर पड़ने वाला नेक्स्ट देश है बोत्सवाना। नेक्स्ट देश है जो मकर रेखा पर पड़ता है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है नेक्स्ट देश मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और उसके बाद नेक्स्ट देश है मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो ये महत्वपूर्ण देश जो आपने पढ़ा, ये उन देशों का नाम है जो इक्वेटर पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर पड़ने वाले देश हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। तो अब आप पूरे विश्व के जो भी कॉन्टिनेंट हैं उन पे सभी लाइंस को आप सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। मैंने हर कॉन्टिनेंट के उन देशों के बारे में बताया जो कि हर लाइंस पे जो जो देश पड़ते हैं। तो अभी देखा आपने मकर रेखा पर पड़ने वाले देश, उधर से नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। ये देश मकर रेखा पर पड़ते हैं। तो कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा पर पड़ने वाले अफ्रीकी देश आपको याद रहने चाहिए। तो अब फिर चूंकि ये लाइंस हो गए तो अदर अब मिसलेनियस यहाँ से जो अफ्रीका से बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक यूनियन है जिसे अफ्रीकी यूनियन कहा जाता है। तो अफ्रीकी यूनियन का मतलब है कि अफ्रीकी देशों का एक संगठन, ठीक है। तो ये हम अफ्रीकी यूनियन की अवधारणा क्या है। अफ्रीकी यूनियन के जो भी निर्णय और जो भी राजनीतिक या वर्ल्ड लेवल पे डिसीजन ले जाते हैं तो वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जो इसके मेंबर सदस्य हैं वो उसमें उनकी सहभागिता होती है। तो अफ्रीकी यूनियन की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो गठन हुआ था वो 2001 में हुआ था। नोट करते चलें, देखते चलें। अफ्रीकी यूनियन का गठन, स्थापना 2001 में हुआ था। अपना लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने किया था। तो अफ्रीकी संगठनकर्ता जो है मुअम्मर गद्दाफी था जो लीबिया का तानाशाह था और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी।
अफ्रीकी यूनियन का जो मुख्यालय है इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है। अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है। अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं, लेकिन इस समय अफ्रीकी यूनियन में 53 देश शामिल हैं। 53 देश। जब स्थापना हुई तो इसमें लगभग सभी देशों को शामिल किया जाना था, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक उथल-पुथल के फलस्वरूप कुछ देशों को निष्कासित किया गया, फिर बाद में उनको शामिल किया गया। तो वर्तमान स्थिति में यह है कि अभी इसमें 53 देश इस संगठन के सदस्य हैं, और सदस्य नहीं है ये अगर पूछता है तो अफ्रीकी यूनियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अफ्रीकी यूनियन का सदस्य नहीं है वो देश मोरक्को है। आप देखे थे जिब्राल्टर जल संधि के जो जस्ट नीचे मोरक्को है, ये मोरक्को जो है ये अफ्रीकी यूनियन का सदस्य नहीं है। एक और देश अफ्रीकी यूनियन का सदस्य नहीं है, मारिटेनिया। तो ये दो देश महत्वपूर्ण है। बीच में और कुछ देशों को निष्कासित किया गया, फिर शामिल किया गया, फिर निष्कासित किया गया। वहां पे राजनीतिक उथल-पुथल जैसे वहां पे मचे, उस हिसाब से जैसे तख्ता पलट हुआ एटसेट्रा, तो उनको अलग किया गया, फिर शामिल किया गया। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण देश जिन्हें आपको याद रखना है, मोरक्को और मारिटेनिया। मोरक्को और मारिटेनिया अफ्रीकी यूनियन के सदस्य नहीं है। वर्तमान में अफ्रीकी यूनियन में 53 देश स्थित हैं। इनका मुख्यालय इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है। इनकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसकी स्थापना, इसका संगठनकर्ता मुअम्मर गद्दाफी था और वो लीबिया का तनाशाह था। अब वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये हम ये अफ्रीकी यूनियन के जो देश सदस्य नहीं है उनको याद रखना है, मोरक्को एंड मारिटेनिया को। और कितने सदस्य हैं तो 53 देशों का ये समूह है। इनका मुख्यालय याद रखना है आदिस अबाबा में। ठीक है, इनके संगठनकर्ता मुअम्मर गद्दाफी। ठीक है, तो ये अफ्रीकी यूनियन। ओके, नेक्स्ट अफ्रीकी यूनियन से निकल के आते हैं। एक क्वेश्चन बनता है अफ्रीका से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? ये एक भौगोलिक बनावट है। जैसे हम हिंद महासागर से अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो हिंद महासागर के अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को जैसे हम देखते हैं, तो वहां का जो कंट्री सोमालिया है, आप मैप में भी देखेंगे तो वो हार्न के जैसा, सिंह के, गैंडे के सिंह के जैसा दिखाई देता है, उठा हुआ। तो ये जो उच्च भूमि जो सोमालिया है, और सोमालिया के बाद आप देखेंगे इथोपिया, जिस पे अबिसिनिया का पठार मिला था। तो हिंद महासागर से ऊंचावच ये बहुत ही ऊंचा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि किसी गैंडे के सिंह के जैसा निकला हुआ है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 3 कंट्री सोमालिया, इथोपिया एंड जिबूती हैं। अगर कहे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीकी कंट्री, तो आप बताएंगे, नोट करें, सोमालिया, इथोपिया एंड जिबूती। इन 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, और विशेषताएं देखते हैं अफ्रीकी देशों की। ये मिसलेनियस टाइप का जो टॉपिक चल रहा है, आज अफ्रीका लास्ट है, तो मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो मैं नोट करा रहा हूं। अब आते हैं एक एक कंट्री की उत्पादकता और उसकी विशेषता। पहला जो आप मिस्र देखते हैं, मिस्र का जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर है वो खजूर है। यहाँ पे खजूर की खेती होती है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में खजूर का सर्वाधिक उत्पादन मिस्र करता है और यहाँ पे मिस्र के खजूर उत्पादन के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र और यहाँ के किसानों को फेल्लाह नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर मिस्र का थोड़ा सा भूखंड एशिया से लगा हुआ है, जिस पर
स्वेज नहर बनाया गया है जिसे हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि भूमध्य सागर से लाल सागर में आने के लिए मिस्र का वो खंड काट कर स्वेज नहर बनाया गया। इस स्वेज नहर का जो लोकेशन है वो पार्ट सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है। तो अब स्वेज नहर को कहें तो वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, या सिनाई प्रायद्वीप को ले लें तो वो हिस्सा जो है एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है। फिर से सुनेंगे, जो सिनाई प्रायद्वीप है स्वेज नहर का हिस्सा, वो एशिया का जंक्शन कहलाता है, एशिया अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप। और ये सिनाई प्रायद्वीप जो आप देख रहे हैं इसी पर स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर के तटीय भागों में दो बड़े बंदरगाह हैं। अब स्वेज नहर से सिंचाई कार्य नहीं होता है, स्वेज नहर से यातायात और सामानों की ढुलाई होती है, व्यापारिक मार्ग है ये। तो इस व्यापारिक मार्ग पर बंदरगाह हैं। पहले बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद और दूसरे का नाम है पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट स्वेज स्वेज नहर के नाम पर है और पोर्ट सईद ये मिस्र का बंदरगाह है। तो हम स्वेज नहर पर दो बड़े बंदरगाह पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद पाते हैं, मिस्र में है ये। सिनाई प्रायद्वीप को एशिया अफ्रीका का जंक्शन कहा गया। ठीक है। मिस्र खजूर उत्पादन में पहला स्थान रखता है। इसका पड़ोसी देश है लीबिया। लीबिया को जो आप देख रहे हैं यह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे अधिक नगरीकृत देश है। नगरीकृत का मतलब कि शहरीकरण, नगरीकरण यानी कि यहाँ पे विलेजेस कम है, गांव कम है। तो पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए उठाया गया, इस पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अनोखा महाद्वीप कहा जाता है, पिछड़ा महाद्वीप कहा जाता है। तो इस शब्द से ये ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी कॉन्टिनेंट, सभी कंट्री जो है पिछड़े हुए होंगे, लेकिन उनमें कुछ कंट्रीज की स्थिति काफी अच्छी है। तो यहाँ पे जनजातियों का भी संख्या अधिक पाई जाती है। तो उसी के एक्सेप्शंस में ये कंट्री थोड़ा सा एक अपवाद रखता है। जैसे लीबिया को हम देखते हैं कि अन्य देशों की तुलना में यहाँ पे वो ज्यादा नगरीकृत है, विलेजेस कम है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है, शहरीकृत देश कौन सा है। तो हम इसको कहते हैं ये आपका लीबिया। तो लीबिया जो है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। नेक्स्ट, लीबिया के बाद है अल्जीरिया। अल्जीरिया को देखेंगे। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया अफ्रीका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इसके बाद से निकलकर हम अन्य देशों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंट्री, आप गिनी की खाड़ी के बाद पास आप देखे थे नाइजीरिया। नाइजीरिया गिनी की खाड़ी के पास जहां पे आदमावा माउंटेन आपने पढ़ा था, आदमावा माउंटेन, वहां पे आपको नाइजीरिया मिला था। तो ये नाइजीरिया अब अगर देखें तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यानी कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक जो जनसंख्या रहती है वो इसी नाइजीरिया में रहती है। तो बाई एरिया सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, और बाई पॉपुलेशन, बाई जनसंख्या सबसे बड़ा देश है यहाँ पे नाइजीरिया। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम विशेषता देखते हैं कि
जो इक्वेटर पर बसे हुए देश थे जैसे गैबन, कांगो जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया, इस इक्वेटर पे हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है जिसके कारण लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। इन घने वनों में सवाना नाम दिया गया है इन घने वनों का। तो सवाना वन जो क्षेत्र है, वनीय क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या रहती है, अधिकतर जनजातीय जनसंख्या रहती है। तो ये जनजातीय जनसंख्या यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पाई जाती है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का जो अन्य महत्वपूर्ण देश है, जैसे आप देख रहे हैं सोमालिया। तो सोमालिया खासतौर से एंशिएंट काल से लेकर अब तक मॉडर्न इरा तक भी, जो सोमालिया आप देख रहे हैं हिंद महासागर को टच करने वाला पहला देश है। ये समुद्री डाकुओं का देश कहलाता है। ये हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, इन 3 सागरों से होने वाले व्यापार को ये प्रभावित करते हैं और ये यहाँ की जो लुटेरों का गैंग है वो इन्हें लूट लेती है। तो सोमालिया जो है खासतौर से समुद्री डाकुओं के लिए फेमस है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं सोमालिया से जस्ट नीचे केन्या है। केन्या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश केन्या है। ओके, केन्या के नीचे नेक्स्ट कंट्री है तंजानिया। आप जो तंजानिया देख रहे हैं, तंजानिया और इसके 3 द्वीप पेम्बा, जंजीबार एंड माफिया। तंजानिया और इसके 3 द्वीप मिलकर पूरे विश्व का 90% लौंग और इलायची का उत्पादन करते हैं। इनके इन द्वीपों पर तंजानिया के यहाँ पे पेम्बा, जंजीबार एंड माफिया द्वीपों पे सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है, इलायची का उत्पादन होता है, जिनमें लौंग सर्वाधिक है। और ये देश तंजानिया पूरे विश्व का 90% जो है वो लौंग का उत्पादन करता है। उसके बाद आते हैं अफ्रीका के सबसे साउथ में, और यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश इस कॉन्टिनेंट का एक समृद्धशाली देश है और यहाँ पर अफ्रीकी मूल निवासी और अंग्रेज दोनों अस्थायी रूप से निवास करते हैं। साउथ अफ्रीका विश्व में अपने सोने की खदान और हीरे की खदान के लिए फेमस है। साउथ अफ्रीका का जो ये दक्षिण अफ्रीका के जो आप नीचे का मैप देख रहे हैं, यह मैप आप देखें, ये पूरे विश्व में अपने सोने और हीरे की खानों के लिए फेमस है। दक्षिण अफ्रीका का पहला शहर जोहानिसबर्ग है। जोहानिसबर्ग मिला आपको? आप साउथ अफ्रीका में खोजेंगे जोहानिसबर्ग आपको मिल जाएगा। देखें, जो जोहानिसबर्ग है यहाँ का, ये इसे स्वर्ण नगर कहा जाता है। जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है और यह विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है। जोहानिसबर्ग की खदान से विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन इसी से होता है अफ्रीका में, और विश्व में भी इस जोहानिसबर्ग के खदान से सोने का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसी के बगल में, इसके बगल में किम्बरले दिया गया होगा, किम्बरले की खान, किम्बरले खान। आप किम्बरले खान के पास जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान है और यह विश्व प्रसिद्ध
हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये विश्व में सर्वाधिक हीरे का जो उत्पादन किया जाता है वो इसी किम्बरले की खान से किया जाता है। ठीक है। तो किम्बरले की खान हीरे के लिए विश्व में फेमस है और जोहानिसबर्ग जो है वो सोने के लिए फेमस है। दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड क्षेत्र है, जिसे हमने वेल्ड घास का मैदान बताया था, ये वेल्ड का क्षेत्र जो है मक्के का उत्पादन करता है। तो दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किया जाता है और ये मक्के का उत्पादन वेल्ड घास के मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। तो वेल्ड घास का मैदान क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो मक्के के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दूसरा, दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज और टंगस्टन, वो टंगस्टन जो बल्ब के अंदर फिलामेंट जो चमकता है वो टंगस्टन धातु होता है। और मैग्नीज आप जानते ही हैं, विश्व का लगभग 90% उत्पादन यही करता है। तो टंगस्टन और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। फिर से देखें, हम लोग दक्षिण अफ्रीका पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने बताया कि दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड घास का मैदानी क्षेत्र है वो मक्के के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जोहानिसबर्ग स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यहाँ के खानों से सोने का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। किम्बरले के खान से हीरे का उत्पादन किया जाता है, हीरा का निकाला जाता है। और मैग्नीज और टंगस्टन सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका से किया जाता है। ठीक है। इस दक्षिण अफ्रीका की जो शहरें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानियों के रूप में आती हैं। जैसे यहाँ पे 3 तरह की राजधानियों का नाम मिलता है। जैसे एक राजधानी इसका है वैधानिक राजधानी, एक है न्यायिक राजधानी। ठीक है। तो वैधानिक राजधानी और एक प्रशासनिक राजधानी, जहां से प्रशासन, जैसे वैधानिक यानी कि विधायिका से रिलेटेड कार्य, प्रशासनिक यानी कि प्रशासन को संभालने वाले जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं वो तो प्रशासनिक राजधानी। और तीसरा जो है इसका एक और राजधानी हो जाता है न्यायिक राजधानी। तो इन 3 शहरों को राजधानियों के नाम से जानते हैं। इसका जो शहर प्रिटोरियो है, दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे प्रिटोरियो, प्रिटोरियो इसकी प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरियो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरियो ही है। तो ये प्रिटोरियो जो है ये दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन इसका नाम अभी बदल गया है। इसका नया नाम तस्वाने रखा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका की अब नई राजधानी, प्रशासनिक राजधानी तस्वाने कर दिया गया है। तस्वाने। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरियो है, जिसका नया नाम तस्वाने है। दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी, वैधानिक यानी कि विधायिका द्वारा, विधायिका से रिलेटेड कार्य करने की जो शहर है वो इसका केप टाउन है। तो दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन शहर है। और अब बात होती है न्यायिक राजधानी। यहां से यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, सेम वैसे ही यहाँ पे न्यायिक राजधानी यानी कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ब्लैमफॉन्टेन में है। तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लैमफॉन्टेन है। तो इस तरह से यहाँ की 3 शहरें महत्वपूर्ण राजधानियों के लिए फेमस हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी, प्रशासन से रिलेटेड कार्य, आपने देखा प्रिटोरियो जिसका नाम तस्वाने रख दिया गया। उसके बाद वैधानिक राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी ब्लैमफॉन्टेन। इन 3 शहरों को आपको याद रखना है।
इस तरह ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिन्हें याद रखना था। ओके, अब बारी है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, इन जनजातियों का ओरिजिन दक्षिण लगभग अफ्रीका से ही है। पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ही इन जनजातियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उद्भव हुआ, और वो यहीं तक सीमित रह गई, यहीं पर ही रहने लगी। तो वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो अफ्रीका की मूल निवासी यहाँ की जनजातियां हैं, लेकिन इन जनजातियों का भी इस बड़े से कॉन्टिनेंट में अलग अलग लोकेशन है। जैसे बुश जनजाति यहाँ की मूल निवासी है, जो बोत्सवाना में पाई जाती है, यानी कि साउथ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के साउथ में है बुश जनजाति, जिसे बुशमैन कहा जाता है, जो कालाहारी मरुस्थलों में रहती है। बुशमैन जनजाति मिला। कल भी बताया था कि दक्षिण अफ्रीका, ये बोत्सवाना के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली बुशमैन जनजाति यहाँ की मूल निवासी है। अब आते हैं जो इक्वेटर के आसपास, आप देखें अभी कि इक्वेटर के आसपास गैबन है, कांगो जायरे है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। तो इक्वेटर पर हमेशा निम्न प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है और सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सवाना का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्रों में खासतौर से इक्वेटर को कांगो जायरे नदी काटती है। तो कांगो जायरे नदी आप कांगो जायरे गणराज्य में पाएंगे। यहीं पर सवाना वनीय क्षेत्र में, कांगो जायरे नदी के क्षेत्र में, कांगो जायरे देश में या इक्वेटर के पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। देखें, अब पिग्मी जनजाति का जो लोकेशन, जहाँ के ये मूल निवासी है, वो मध्य अफ्रीका है, यानी कि अफ्रीका के सेंट्रल भाग में मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो पिग्मी जनजाति है। तो इसका पिग्मी जनजाति का लोकेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हम बताएंगे। सवाना का क्षेत्र, इक्वेटर का क्षेत्र, कांगो जायरे नदी का क्षेत्र या कांगो जायरे देश, ये मध्य क्षेत्र जो है अफ्रीका का, ये पिग्मी जनजातियों का मूल निवास है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा का ये हिस्सा जो है सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में भी कुछ जनजातियां निवास करती हैं, और ये जनजातियां यहाँ की मूल निवासी हैं। इन जनजातियों में सहारा मरुस्थल की जो मूल जनजाति है, इस जनजाति को बद्दू जनजाति कहा जाता है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल की मूल निवासी है। ठीक है, सहारा मरुस्थल की मूल निवासी बद्दू जनजाति है। नोट कर लें, बद्दू जनजाति मिला, बद्दू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट, इसी सहारा, अब तो सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा है, और सहारा मरुस्थल का जो हिस्सा है वो यहाँ के लगभग इक्वेटर के ऊपर के सभी देशों में फैला हुआ है। तो इस सहारा मरुस्थल के मूल निवासी जो सहारा मरुस्थल में रहती है वो बद्दू जनजाति है, लेकिन सहारा मरुस्थल के पूर्वी देशों में आते हैं, जैसे इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया। फिर से देखिए, सहारा मरुस्थल के पूर्वी देश जैसे मिस्र, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, इन जो देशों में जनजाति रहती है, ये इन देशों की जनजातियों को मसाई जनजाति कहा जाता है, और यह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, खासतौर से सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, केन्या केन्या तो ये जो क्षेत्र है ये मसाई जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो ये पूरे कॉन्टिनेंट के भौगोलिक संरचना को अगर हम पूर्वी अफ्रीका कहें, पूर्वी अफ्रीका जैसे सूडान, साउथ सूडान, केन्या, इथोपिया, सोमालिया, ये जो क्षेत्र है ये मसाई जनजातियों का मूल निवास है। मूल निवास यानी कि महत्वपूर्ण ये क्षेत्र बन जाता है, मूल निवास का क्षेत्र। ठीक है,
इस तरह ये याद रखेंगे। हाँ, तो इस तरह ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण चीजों को आप याद रखेंगे। और अब सेशन आउट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास हम अभी इसके बाद डिक्लेयर करते हैं, ठीक है।